हेलो दोस्तों, मैं मिहिर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल मिहिर केयर्स पे। देखिए, इस वीडियो में हम किसी बीमारी पे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ये एक 10th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेज। इसी चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे कि ये चैप्टर टफ लगता है, उन्हें समझ नहीं आती। तो ये इस चैप्टर पे ही अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और जिन्हें ये चैप्टर टफ लगता है, मुश्किल होता है समझना, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, अभी हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के एक चैप्टर लाइफ प्रोसेसेज। ये इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों दिया है? क्योंकि अभी आप 10th में हैं, जब आप 11th में जाएंगे और बायोलॉजी रखेंगे 11th में, तो 11th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर ही है लाइफ प्रोसेसेज। चैप्टर का नाम ये नहीं है, लेकिन टॉपिक यही है जो आप अभी पढ़ेंगे। तो और ये तो चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है, और अच्छा क्यों है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये चैप्टर बहुत अच्छा इसीलिए है क्योंकि यही एक लौता चैप्टर है जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको सोचना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा आपको पढ़ना कैसे है, आपको ये चैप्टर कैसे समझना है और कैसे आपको अपना दिमाग लगाना है। क्योंकि बाकी सारे चैप्टर में आपको दिया होगा, आपको बस याद करना है, उस चीज़ को याद करना है जो किताब में दी हुई होगी और आपको वही पूछा जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, और कैसे लगाना है ये मैं बताऊंगा। तो देखिए, लाइफ प्रोसेसेज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में NCERT यानी आपकी किताब जो है वो शुरू ही करती है इसी चीज़ से कि क्या चीज़ लिविंग है, क्या चीज़ नॉन लिविंग है, किसे हम लिविंग बोलेंगे और किसे नॉन लिविंग बोलेंगे। लिविंग जो भी होते हैं, सजीव जो होते हैं, उसमें क्या ऐसी खूबी है जिस वजह से वो सजीव है, लिविंग है, और निर्जीव में क्या ऐसी खूबी नहीं है जिस वजह से वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई जानवर आपके पास होता है, कोई कुत्ता बिल्ली आपके पास है, तो आप बोलते हैं ये सजीव है, लिविंग है। क्यों आपने बोला? क्योंकि आप देखते हैं कि वो कभी मन करता है उठ के चल जाता है, कभी उसको मन करता है सो जाता है, कभी बैठता है, घूम फिर जाता है। कुत्ता का बच्चा आपके पास कभी था और वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। इन्हीं सारे आधार पर आप कहते हैं कि वो लिविंग है। लेकिन चल बुल तो गाड़ी मोटर्स भी चलता है, कार, स्कॉर्पियो, मोटर्स, ये सब जो होते हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, साइकिल होता है, ये भी चलता है। तो क्या ये लिविंग है? नहीं। तो चलना तो कोई कैरेक्टर नहीं है। तो क्या ऐसा कैरेक्टर है? ग्रोथ। अब आप बोलेंगे ग्रोथ, क्योंकि कुत्ता जब छोटा था तो छोटा था, लेकिन कुछ दिन होते होते वो बड़ा हो गया। हम आप पहले बच्चे थे, अब बड़े हो गए। तो आप बोलेंगे कि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। लेकिन ग्रोथ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बस ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर नहीं हो सकता। क्योंकि आप जानते होंगे माउंट एवरेस्ट, हिमालय जो है, हिमालय शुरुआत में छोटा था, लेकिन हर साल इसका 2-4 फीट करके इसका हाइट बढ़ते जा रहा है। तो अब वो लिविंग हो गया क्या? नहीं हुआ, है ना। और आप मान लीजिए पेड़ पौधा को बहुत दिनों तक देख रहे हैं और पेड़ पौधा में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। या फिर एक एडल्ट इंसान जब बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, उसके बाद तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखता। तो आप उसे लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे? ये क्वेश्चन आपको दिमाग लगाना है। आप उससे लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे? ऑफकोर्स वो अभी भी लिविंग है, ग्रोथ नहीं हो रही है, वो लिविंग है। तो ग्रोथ एक अच्छा क्वालिटी नहीं है। तो आप सोचो, आप कुछ कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसी खूबी देखते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो नॉन लिविंग में नहीं होता। तो ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे रिप्रोडक्शन। सही है, रिप्रोडक्शन केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं खच्चर, म्यूल जो होता है, म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। कुछ साइंटिस्ट टाइगर और लायन को मिला करके, क्रॉस करके उसका हाइब्रिड बना दिए और उसे बोलते हैं लाइगर। टाइगर और लायन को मिला करके लाइगर बनाया गया। तो लाइगर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। कुछ ऐसे ह्यूमंस भी होते हैं जिन्हें बच्चा नहीं होता, तो वो क्या लिविंग है? नहीं। अगर रिप्रोडक्शन आधार होगा तो हम बता सकते हैं कि ऐसे लोग जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसे इंसान, तो वो लिविंग है कि नहीं? वो भी लिविंग है। मतलब रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं हो सकता। तो क्या ऐसा है जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है? वो क्या ऐसी खूबी है जो केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती?
तो एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, आप याद रखिएगा, या आप भी सोच सकते हैं, कुछ ना कुछ आप सोचिएगा और इसी तरह दिमाग लगा के आप सोचिएगा कि किस आधार पे हम उसको बोलेंगे लिविंग, किस आधार पे बोलेंगे नॉन लिविंग। और कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कई डेफिनेशन दिए हैं, और वो इसीलिए साइंटिस्ट है क्योंकि उन्होंने दिमाग लगाया इस चैप्टर में और इस पर डेफिनेशन दिए और वो साइंटिस्ट बन गए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्यों दिया गया है, ताकि आप शुरुआत में ही ये सीखो कि दिमाग कैसे लगाएंगे। बाकी रटने के लिए तो चैप्टर और भी बहुत सारे हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ एक डेफिनेशन, जैसे कोई भी जीव जिसमें सेल्स होंगे, सेल्स जानते हैं ना आप लोग, सेल्स होंगे, कोशिका सेल्स होंगे और साथ में उसमें मेटाबॉलिज्म होगा। सेल्स होंगे और सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, उसे लिविंग बोलेंगे। अब आप सोचिए टाइगर, टाइगर या लाइगर, लाइगर जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके अंदर भी सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं और सारे सेल्स में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मतलब वो लिविंग है। एक इंसान है जो कोमा में सोया हुआ है, उसका दिल धड़क नहीं रहा, कोमा में है, ना दिमाग काम कर रहा है, दिमाग उसका खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है। हार्ट जो है उसका, दिल डेड हो चुका है, लंग्स डेड हो चुका है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। मशीन पे उसे रखा गया है, बाहर में आर्टिफिशियली उसे एक मशीन हार्ट की तरह काम करता है जो उसके बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। उसके ब्लड में ऑक्सीजन डाल दिया जाता है, बाहर से न्यूट्रिएंट ग्लूकोज डाल दिया जाता है और वो इंसान जिंदा है। ना हार्ट काम कर रहा, ना लंग्स काम कर रहा, लेकिन फिर भी वो कोमा में है, जिंदा है। ना ब्रेन काम कर रहा, फिर भी वो जिंदा है। तो उसे आप क्या बोलेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग? जाहिर सी बात है आप बोलेंगे लिविंग। ज़्यादातर स्टूडेंट उसे लिविंग बोलेंगे क्योंकि चांस होता है कि वो फिर लौट के आ जाए। 10 साल 12 साल कोमा में रहता है और फिर ठीक होके आ जाता है, तो आप तो उसे लिविंग बोलेंगे ना। ज़्यादातर स्टूडेंट उसे लिविंग बोलेंगे, मैं खुद उसे लिविंग मानता हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे डेफिनेशन के अनुसार देखिए, और दरअसल ये मेरा डेफिनेशन नहीं है। जब आप 11th में यही चैप्टर को पढ़ेंगे इसी चीज़ को, तो वहाँ पे ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसे जीव जिसमें सेल से बने होंगे और सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा, उसे लिविंग बोलेंगे। अब देखिए वो जो इंसान कोमा में पड़ा हुआ था, उस सेल तो अभी भी उसमें है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, इंसान है तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, साथ में उसमें मेटाबॉलिज्म भी चल रहा है। तभी तो उसके बॉडी में वेस्टेज बन रहा है जो मशीन से निकाला जाता है। उसके बॉडी में ऑक्सीजन जो डाला जाता है तो ऑक्सीजन से बाय प्रोडक्ट बन के निकलता है। तो रिएक्शन तो चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस, इसी केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में इसी चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ही अभी बात करेंगे 5 मिनट बाद मेटाबॉलिज्म के बारे में, और ये आपके इसी चैप्टर में दिया भी हुआ है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो वो जो इंसान कोमा में था उसमें भी मल्टी सेल्यूलर है और उसमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है। ये जरूरी नहीं कि मल्टी सेल्यूलर हो, जरूरी ये है कि उसमें सेल्स होना चाहिए और उसमें रिएक्शन होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन चलते रहना चाहिए, उसे हम लिविंग बोलेंगे। तो ये तो पहला पैराग्राफ खत्म हुआ कि किसे हम लिविंग बोलेंगे किसे नहीं। और आपकी किताब में एनसीईआरटी एक और बात पूछती है आपसे कि कुछ तो प्लांट होते हैं, प्लांट को हम कैसे बोलेंगे वो लिविंग है। तो देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे कि प्लांट में हरा भरा पत्ता होता है तो वो लिविंग है, और जब पत्ता सूख जाता है तो हम उसे डेड बोलेंगे, या फिर जब पत्ता हरा नहीं होता तब उसे हम डेड बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसका पूरे जीवन काल में कभी भी उसका पत्ता हरा होता ही नहीं है। कुछ ऐसे अलगी होते हैं, जैसे ब्राउन अलगी होते हैं जो पूरा ब्राउन होता है, कुछ रेड अलगी होते हैं जो पूरी तरह रेड होता है। तो अब आप इसे लिविंग बोलेंगे या नहीं? तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, लेकिन वो डेफिनेशन आप याद रखिएगा, हर वो चीज़ जिसमें सेल्स होंगे और सेल्स में मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा वो लिविंग होगा। एक इंसान जो मर जाता है, मर चुका है, उसमें सेल्स तो अभी भी उसमें है, लेकिन उसके सेल्स में मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा, इसीलिए वो डेड हो चुका है, लिविंग नहीं है। तो ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, इसका नाम है लाइफ प्रोसेसेज। लाइफ प्रोसेसेज का क्या मतलब? हर वो प्रोसेस जो हमें जिंदा रखने के लिए इम्पोर्टेंट है उसे लाइफ प्रोसेसेज बोलेंगे। कौन कौन से प्रोसेस ऐसे हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए इम्पोर्टेंट है? जैसे खाना खाना, जिसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन में बस खाना ही नहीं होता, न्यूट्रिशन में खाना खाए, खाना का डाइजेशन होता है, हमारे बॉडी में उस खाना का यूज होता है, मतलब यूटिलाइजेशन होता है, और जो खाना नहीं पच पाया वो बाहर निकल जाता है, स्टूल होकर, लेट्रिन होकर बाहर निकल जाता है। तो इन सारे प्रोसेस को एक साथ बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। इसके अलावा और भी कोई प्रोसेस है तो ट्रांसपोर्टेशन। हमारे बॉडी में मान लीजिए हम सांस लेते हैं, लंग्स में तो ऑक्सीजन बहुत हो गया, लेकिन हमारे बाकी बॉडी में तो ऑक्सीजन नहीं है, तो बाकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए और लंग्स में बहुत है, तो ऑक्सीजन लंग्स से निकल करके बाकी बॉडी में जाएगा किसी न किसी जरिए, और वो जरिया का काम करता है ब्लड।
हमारे बॉडी में ब्लड काम करता है इस जरिया का, जो लंग्स से ऑक्सीजन उठाता है और हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को फैलाता है। तो ये काम करता है ब्लड। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में खाना चाहिए, पूरे बॉडी को खाना चाहिए, लेकिन हम खाना तो खाते हैं मुंह होके खाना हमारे पेट में जाता है, वहाँ हमारे छोटी आंत में जाता है, जहाँ पूरी तरह डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन के बाद ये खाना एब्जॉर्ब होके ब्लड में मिल जाता है और ब्लड के जरिए ये खाना हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, हमारे ब्रेन्स में भी जाता है, हमारे पैरों में जाता है, नाखून में भी जाता है, और हमारे जो हेयर होते हैं, हेयर में भी जाता है खाना, मतलब उसे भी खाना चाहिए। तो पूरे बॉडी, हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं, कभी आप एक बाल को ऐसे उखाड़िएगा तो नीचे में जो फूला हुआ पार्ट होता है हेयर के नीचे में, उसे हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं। उसे भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत है, खाना की ज़रूरत होती है। तो खाना जो हम खाते हैं वो पचता है और पच करके एब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिल जाता है। ब्लड के जरिए हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है वो खाना। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता तो क्या होता, तो हमारे बॉडी में कहीं पे खाना होता, कहीं पे खाना है ही नहीं, वो पार्ट तो बिना खाए मर गया। किसी के पास बहुत ऑक्सीजन है, बहुत एयर है, और किसी के यानी हमारे लंग्स के पास बहुत एयर है और बाकी बॉडी पार्ट्स के पास एयर नहीं है, वो खत्म हो जाता। किसी बॉडी पार्ट में बहुत मेटाबॉलिज्म के दौरान कई सारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं। आपको ये जानना होगा प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं। प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज़ का रिजल्ट, कोई भी चीज़ का रिजल्ट को प्रोडक्ट बोलेंगे, लेकिन बाय प्रोडक्ट मतलब होता है ऐसा रिजल्ट बन जाए जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उल्टे हमें हार्म करे, नुकसान करे, उसे बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में जब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन यानी सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा जो ग्लूकोज होता है वो जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी को नुकसान ही करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है जो हमारे ब्लड का पीएच घटाता है, जिससे इंसान की मौत भी हो जाती है जब बहुत ज़्यादा पीएच चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलर बाहर निकालना चाहिए। ये भी एक अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट है और इसे भी बाहर निकलना है। तो ये काम भी ब्लड करता है। ब्लड हमारे टिश्यूज में जाता है, हमारे सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेता है और लंग्स में ला छोड़ देता है। लंग्स के जरिए सांस छोड़ते हैं हम लोग और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसके अलावा रिप्रोडक्शन, अपना स्पीसीज का जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। तो ये सारे प्रोसेसेज जो इंपॉर्टेंट है जीवन चलाने के लिए, इसे बोलते हैं हम लोग एक साथ लाइफ प्रोसेसेज। मतलब हर वो प्रोसेसेज, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, ऑल दोज प्रोसेसेज विच आर इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट लाइफ। जीवन चलाने के लिए जिसकी जरूरत होती है, जिन जिन प्रोसेसेज की जरूरत होती है, उन्हें लाइफ प्रोसेसेज बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, और न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। अभी हम लोग इस टॉपिक में, क्योंकि अभी तो हम लोग ब्लैक बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मार्कर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बस एक झलक देखेंगे, और अगला वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, जब हमारे पास बोर्ड भी होगा, मार्कर भी होगा। तो यहाँ पर बस हम लोग एक झलक देखते हैं। जैसे देखिए, हम खाना खाते हैं, खाना हमारे पेट में गया, और पेट में क्या होता है, पेट और छोटी आंत में डाइजेशन होता है खाना का। डाइजेशन यानी वो खाना पच गया, मतलब टूट के पूरा टुकड़ा बन गया, सिंपलेस्ट बन गया। अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट टूट करके या तो ग्लूकोज बनेगा या फिर फ्रक्टोज बनेगा। अगर हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन टूट करके अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे, अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा अगर हम लिपिड खाते हैं, लिपिड यानी फैट, चर्बी खाते हैं, ऑयल खाते हैं, तो वो टूट करके फैटी एसिड्स बन जाएगा, और फिर उस सब का एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब वो सब छोटी आंत से खींच करके ब्लड में ले लिया जाएगा और ब्लड के जरिए हमारे पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो ये काम क्या है न्यूट्रिशन का। और इतना ही नहीं, और जो खाना नहीं पच पाया वो तो हम लोग जो सुबह सुबह जाते हैं टॉयलेट तो स्टूल बन के निकल जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो टोटल को एक साथ हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन मतलब खाना का डाइजेशन होना, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होना, फिर हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशन होना जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं, और फाइनली जो खाना नहीं पचा वो बाहर निकल जाना। इन सारे प्रोसेसेस को एक साथ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और अगला टॉपिक में जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उस पर न्यूट्रिशन में पूरे डिटेल में बात करेंगे, जितना आपके सिलेबस में है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, जो मैंने शुरुआत में ही बात की थी, और आपके एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे बॉडी में जो चीज़ की ज़रूरत हमें है, ज़रूरी नहीं है खाना के जरिए वही चीज़ हम खा रहे हैं।
मान लीजिए हमें जिस प्रोटीन की ज़रूरत है, प्रोटीन तो अमाइनो एसिड से बनते हैं और अमाइनो एसिड मान लीजिए 4 तरह के हैं, 1 2 3 4, नाम तो बहुत है, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं 1 2 3 4 कहता हूँ। 1 2 3 4 या ABCD 4 अमाइनो एसिड से एक प्रोटीन बना हुआ है, वो प्रोटीन हम खा लिए। लेकिन हमारे बॉडी में एक प्रोटीन की ज़रूरत है जिसमें BACD होना चाहिए, BACD। तो बॉडी क्या करेगा, उस प्रोटीन को पहले तोड़ के ABCD को अलग कर लेगा और जिस आधार पर हमें ज़रूरत है, मान लीजिए हमें BACD की ज़रूरत है तो पहले B को रखेगा, फिर A, फिर CD और नया प्रोटीन बना लेगा जिसकी ज़रूरत बॉडी में है। और जो खाना हम लोग खाए थे उसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी में, लेकिन उस खाना से हमें अमाइनो एसिड्स मिल रहे थे जिससे नया प्रोटीन बन जाता है जिसकी ज़रूरत है हमारे बॉडी में। तो बॉडी में ऐसे ही रिएक्शन चलते हैं, जो हम लोग लेते हैं खाना के जरिए उसे तोड़ दिया जाता है और तोड़ करके जमा कर लिया जाता है और जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ दोबारा बना लिया जाता है। मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत है उसे बनाया जाता है और जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है उसे तोड़ दिया जाता है और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे तोड़ करके हटा दिया जाता है और जिसकी ज़रूरत है उसे बना करके उपयोग में ला लिया जाता है और इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अगर आपको इसका डेफिनेशन के बारे में कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको बोलना है ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी एंड इट में टेक्स प्लेस आउटसाइड बॉडी आल्सो, मतलब हमारे बॉडी के बाहर में भी हो सकता है। एंड दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दोज एसेंशियल सब्सटेंसेज व्हिच आर नीडेड इन आवर बॉडी आर सिंथेसाइज्ड इन दीज प्रोसेसेज एंड दोज केमिकल सब्सटेंसेज और अनवांटेड substances which are not needed in our body are eliminated out from our body. This whole process is performed by several chemical reactions and all these reactions are together called मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारे बॉडी में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे बनाया जाता है और उसे यूज में ला लिया जाता है और जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसे तोड़ करके हटा दिया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की मदद से किया जाता है। अभी आप लोग लाइव प्रोसेसेज पढ़ने से पहले आपने पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, जो आपने सुना होगा ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बन का कंपाउंड है। अगर आप अमाइनो एसिड की बात करेंगे, क्या है, कार्बन का कंपाउंड है। नाइट्रोजन भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर कार्बन ही होते हैं। आप लिपिड की बात करेंगे यानी चर्बी, फैट की बात करेंगे, क्या है वो। हमारा बॉडी किससे बना हुआ है, तो बहुत चीज़ से बना हुआ है, प्रोटीन से बना है, लिपिड से बना है, न्यूक्लिक एसिड से बना है। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए, तो डीएनए आरएनए से भी बना है। साथ में प्रोटीन, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारे चीज़ें हैं। और ये सारे चीज़ में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन। मतलब हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कार्बन की ज़रूरत है। तो वो कार्बन कहाँ से आता है, सांस के जरिए, हवा के जरिए भी ऑक्सीजन आता है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बनता है। ऑक्सीजन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वहाँ से भी उपयोग में आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर हमारे बॉडी में जो कार्बन की ज़रूरत पूरी होती है वो खाना के जरिए होता है। हम कुछ भी खाते हैं उसमें कार्बन ही होता है और कार्बन का कंपाउंड होता है, प्योर कार्बन नहीं होता। प्योर कार्बन तो ग्रेफाइट में होता है, प्योर कार्बन डायमंड में होता है। हम लोग डायमंड ग्रेफाइट तो नहीं खाते, हम लोग सब्जी खाते हैं, साग खाते हैं, हम लोग मीट खाते हैं, मटन, कुछ भी, मछली खाते हैं, एग खाते हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट है, सब में कार्बन है, सब में प्रोटीन हो ना हो लेकिन कार्बन सब में होता है। तो कार्बन यहाँ से आता है और हमारे बॉडी में ये कार्बन टूट जाता है और अलग अलग इसमें रिएक्शन के जरिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। जितने भी रिएक्शन आप आज तक जीवन में पढ़े हैं और आगे भी जितने पढ़ेंगे, ये इसमें लगभग सारे रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं। और इन्हीं सारे केमिकल रिएक्शंस को एक साथ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है उसे बनाता है और जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है उसे तोड़ करके हटा देता है। तो इन सारे प्रोसेसेस को एक साथ मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देखिए, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं एक सेल वाले होते हैं। अमोबा, अमोबा का नाम आपने खूब सुना होगा, पैरामीशियम का नाम आपने खूब सुना होगा। ये सब अमोबा, पैरामीशियम, ये सब भी एक सेल वाले होते हैं। ये बैक्टीरिया नहीं है लेकिन एक सेल वाले जीव होते हैं। तो अमोबा क्या करता है कि उसका जितना भी, मान लीजिए ये अमोबा है, अमोबा आपको आंखों से नहीं दिखता, आपको माइक्रोस्कोप से देखना होता है। तो मान लीजिए ये मेरा हाथ एक अमोबा है, एक सेल वाला अमोबा है। मान लीजिए इस पार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो ये पार्ट क्या करेगा, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन खींच लेगा। इस पार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ये क्या करेगा, डायरेक्ट खींच लेगा। इस पार्ट में कुछ वेस्टेज बना, ये पार्ट डायरेक्ट उसे बाहर निकाल देगा, इसमें बनेगा तो ये निकाल देगा। लेकिन मान लीजिए हमारे किडनी में वेस्टेज बना, तो किडनी क्या करेगा, डायरेक्ट निकाल तो नहीं सकता। किडनी के बाहर में स्किन, चमड़ी तो है, मांस है, मांस को पार करके हमारा स्किन है, स्किन को पार करके तो वो नहीं निकाल सकता। तो
उसे वेस्टेज निकालने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होगी। बिल्कुल उसी तरह हम सांस लेते हैं तो सांस से जो हवा में ऑक्सीजन भरा होता है, ऑक्सीजन रिच हवा जो हमारे फेफड़ा में जाते हैं, तो फेफड़ा को तो ऑक्सीजन मिल गया, लेकिन हमारे लीवर को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो लीवर क्या करेगा, डायरेक्ट हवा से तो ले नहीं सकता क्योंकि हवा के कांटेक्ट में नहीं है, तो वहां से ले नहीं सकता। तो लीवर क्या करेगा, तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म ढूंढेगा जिससे लंग्स के में जो ऑक्सीजन ज़्यादा है वहां से ऑक्सीजन निकल करके लीवर को मिले, हमारे मसल्स को मिले। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं और अलग अलग सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, अलग अलग टिश्यूज मिलकर के ऑर्गेन बनाते हैं और सारे ऑर्गेन अलग अलग काम करते हैं। हो सकता है एक दूसरे का काम में हाथ बटाए, लेकिन काम तो सबका अलग अलग है। किडनी का अलग काम है, लीवर का अलग काम है, ब्रेन का अलग काम है, मसल्स का अलग काम है, सारे ऑर्गेन्स का काम अलग अलग है, लेकिन सब मिल करके जब एक साथ काम करता है तो एक बॉडी बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, सब मिल करके, मतलब सारे ऑर्गेन्स मिल करके ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं और वहाँ ऑर्गेन सिस्टम्स मिल करके ऑर्गेनिज्म बनाता है। लेकिन अगर लीवर को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो वो डायरेक्ट तो ले नहीं सकता, तो उसे एक सिस्टम की ज़रूरत होगी, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में लीवर अलग काम के लिए है। ऑक्सीजन सप्लाई करवाने का काम लंग्स का है शुरुआत में, और फिर ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का है। तो ब्लड और लंग्स का तो काम बटा हुआ है, लीवर का भी काम बटा हुआ है। कुछ काम जो लीवर करता है, कुछ काम जो किडनी करता है, कुछ काम जो स्प्लीन करता है, तो सब अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत तो सबको है, तो वहाँ पर जरूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन की, वहाँ पर जरूरत होती है दूसरे ऑर्गेन्स की जो उसको मदद करता है वो काम करने के लिए। तो इस बारे में भी एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो जो बातें मैंने आपको बताया यही बात उसमें लिखा हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, समझ में भी आएगा। अब हम बात करते हैं कुछ सिस्टम के बारे में जो हमारे बॉडी में है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम जिसपे हमने बहुत बात की, जैसे ब्लड हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम सांस लेते हैं और सांस में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से ग्लूकोज का रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर निकलता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाता है, तो इन्हें बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बस रेस्पिरेशन नहीं होता, और रेस्पिरेशन में भी बस सांस लेना और छोड़ना नहीं होता, सांस लेना और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये सारे प्रोसेसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो खाना हम लोग खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन मतलब टूटता है, वो सारा खाना टूट जाता है और टूट करके जो सिंपलेस्ट यूनिट बनता है उस सिंपलेस्ट यूनिट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे प्रोटीन टूट करके अमाइनो एसिड्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनता है, उसी तरह लिपिड टूट करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है, तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल इन सबको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो इसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। मतलब ये एक सिस्टम में होता है जिस पे हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। उसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है हमारे बॉडी में, तो ये सारे सिस्टम हुए जो एक साथ काम करके किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म बनाता है, किसी भी जीव को या किसी भी सिस्टम को, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी को ऑर्गेनिज्म बनाता है। देखिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंटेक्स क्वेश्चन जो आपके बुक में लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि हमारे बॉडी में सांस लेते हैं तो सांस के जरिए ऑक्सीजन तो लंग्स में जमा हो जाता है, लेकिन लंग्स से ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में ब्लड के जरिए क्यों फैलता है, डायरेक्ट डिफ्यूजन से क्यों नहीं फैलता, ये क्वेश्चन है। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब किसी जगह पे कोई चीज़ ज़्यादा है और किसी पे कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर आना, इसे डिफ्यूजन बोलते हैं। मान लीजिए एक छोटा कमरा है जिसमें 15 आदमी खड़ा है, बैठने का जगह नहीं है, सब भरा हुआ है, बाजू में एक और कमरा है जिसमें 2 ही आदमी है, और दोनों कमरा को अगर एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए तो जिस कमरा में 10-15 आदमी था वो उस कमरा में जाएगा जिधर कम आदमी है। बिल्कुल उसी तरह 2 कंटेनर लेते हैं, एक में पानी कम है इतने ऊंचे पे है, दूसरा में पानी इतनी ऊंचाई पे है, तो ज़्यादा ऊंचाई पे से पानी कम ऊंचाई पे आएगा अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए, तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में क्यों नहीं जाता, लंग्स में बहुत ऑक्सीजन है, बाकी बॉडी पार्ट्स में उसकी जरूरत है, तो डिफ्यूजन से जाना चाहिए। तो ब्लड की क्यों जरूरत है, तो आप जानिए इस बात को कि अगर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन हमारे लंग्स से निकल करके हमारे पैर की उंगली तक पहुंचे तो इतना दूर तय करने में ऑक्सीजन को लगभग 4 से 5 साल लगेंगे। 4 से 5 साल मतलब सांस हम आज लिए और 5 साल बाद ऑक्सीजन हमारे पैरों तक पहुंचेगा। ये इतना स्लो प्रोसेस है डिफ्यूजन। इसीलिए हमारे बॉडी में, क्योंकि हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं और डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है, तब तक तो बाकी ऑर्गेन्स डैमेज हो जाएंगे, इंसान मर जाएगा। इसीलिए हमारे बॉडी में ब्लड की ज़रूरत है जो बहुत फास्ट है। हम सांस लेते हैं और मुश्किल से 1 मिनट के अंदर में ही हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन फैल जाता है, तो ये इतना फास्ट सिस्टम की हमें ज़रूरत है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है।
अब देखिए आपके उसी चैप्टर में उसी पेज में दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल्स मतलब हर वो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत होती है जीने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए। तो कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं? सबसे पहला खाना, भोजन, हर वो चीज़ जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसे हम फूड बोलेंगे। तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है, तो फूड एक रॉ मटेरियल है। उसके बाद आता है वाटर। वाटर यानी पानी। पानी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सारे रिएक्शन को करवाता है एंजाइम्स। कुछ ना कुछ एंजाइम सारे रिएक्शन को करवाता है। एंजाइम क्या है? कैटलिस्ट है। आप जानते हो, आपने सुना होगा कि कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन को बढ़ा देता है या कोई रिएक्शन को बहुत स्लो कर देता है, धीरे कर देता है। तो ये काम है कैटलिस्ट का। तो हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, सबको कोई ना कोई कैटलिस्ट करता है। और हमारे बॉडी में जो कैटलिस्ट होता है उसे एंजाइम्स बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं सबको एंजाइम्स करता है। और ज़्यादातर एंजाइम्स पानी के बिना काम ही नहीं करता। मान लीजिए कि आपका एक कपड़ा है, कपड़ा गंदा है, आप उस पर कितना भी सूखे कपड़ा पे कितना भी साबुन घिसेंगे तो वो साफ तो नहीं होगा, लेकिन पानी जब डालेंगे तब साबुन घिसेंगे तब वो साफ होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तब केमिकल रिएक्शन हुआ। शुरुआत में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब आप पानी डाले तब साबुन घिसे तब केमिकल रिएक्शन हुआ और कपड़ा साफ हो गया। बिल्कुल इसी तरह हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं उन्हें पानी की जरूरत होती है ताकि वो केमिकल रिएक्शन करवा सके। तो पानी भी इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, साथ में ऑक्सीजन। क्योंकि खाना टूट करके जो एनर्जी बनेगा तो ये ऑक्सीजन के जरिए बनता है, तो ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हुए जिसकी हमें ज़रूरत होती है, हम बाहर से लेते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होते हैं, कुछ क्रिटिकल, जैसे दवाई, कोई हम बीमार पड़ जाते हैं, कुछ पैथोजन आ जाता है, दवाई ना तो खाना है, ना पानी है और ना ही ऑक्सीजन है, लेकिन हमें ज़रूरत होती है लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए। कुछ मेटाबॉलिक, कोई भी मान लीजिए बैक्टीरिया हमारे अंदर आता है, हमें बीमार कैसे करता है? हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है किसी न किसी मेटाबॉलिज्म को रोक देता है, या तो रोक देता है या फिर मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। जो मेटाबॉलिज्म चलना चाहिए उसको रोक करके कोई और मेटाबॉलिज्म चला देता है, और इसीलिए हमें नए नए सिम्टम्स आते हैं, हमें बुखार लगती है, हम बीमार पड़ते हैं। तो ये सारा काम मेटाबॉलिज्म से ही होता है। और एक तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पर हम किसी को लिविंग बोलते हैं, किसी को नॉन लिविंग बोलते हैं? तो ये इस पे तो हमने पूरे डिटेल में बात किया कि लिविंग जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग भी कर सकते हैं। तो लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन सारे लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते। आप याद रखिएगा, जो एग्जांपल मैंने बताया था म्यूल का, लाइगर और कुछ इनफर्टाइल ह्यूमंस भी होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन के दौरान बच्चा नहीं हो पाता, तो वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, लेकिन बस रिप्रोडक्शन ही डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मतलब सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होना चाहिए और उस सेल्स में मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। तो ये एक कैरेक्टर है जो लिविंग को और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करता है, दोनों में अंतर करता है। और चौथा क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेज हैं जिसकी ज़रूरत होती है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए। तो जीवन को चलाने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेज हैं, जैसे न्यूट्रिशन, मतलब खाना से रिलेटेड, खा करके जो अनवांटेड है उसे निकाल देना, इन सारे प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके अलावा रिपेयरमेंट मतलब मान लीजिए आपका शर्ट फट जाता है तो आप क्या करते हैं, उसे सिलवा लेते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी में कहीं चोट लगती है, किसी ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया, डैमेज हो गया, तो बॉडी उसे रिपेयर करती है, दोबारा ठीक करती है, तो इसे बोलते हैं रिपेयरमेंट। जब रिपेयरमेंट नहीं होने लगता है हमारे बॉडी में तो कुछ समय बाद पूरा बॉडी ही डैमेज हो जाता है और इंसान मर जाता है। इसीलिए रिपेयरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, तो मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, ये सारे रिपेयरमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेज हैं जिसके बिना जीवन पूरा नहीं हो सकता। तो अभी हम लोग यहीं तक बात करेंगे, और जब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में, उस समय हम लोग बोर्ड पे बात करेंगे और वहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे, जिसके बारे में आपके एनसीईआरटी किताब में भी दी हुई है। और आप किताब पढ़िए, एनसीईआरटी अगर आप किताब की भाषा समझने लगेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और आप बहुत बातें समझ जाएंगे जो किताब में तो डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। बहुत सारे चैप्टर को एक साथ समझने लगेंगे, फिर आपको बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा, सब एक जैसा दिखेगा। बायो का फॉर्मूला, बायो का कंसेप्ट आप फिजिक्स में लगा सकते हैं, केमिस्ट्री में लगा सकते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री का कंसेप्ट आप यहाँ लगा सकते हैं। मतलब एजुकेशन पूरा एक साथ मिला हुआ है, कोई अलग नहीं है। वो अलग तो हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, हम बस
नोट्स बनाते हैं, याद कर लेते हैं, तो किताब पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने ज़्यादातर आज एनसीईआरटी की बातें आपको बताई ताकि आपको अच्छा लगे। और शुरुआत में मैंने बोला था कि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आप दिमाग लगा सकते हैं अपना, तो आप अपना दिमाग लगा करके कम से कम 5 ऐसा कैरेक्टर कमेंट में लिखिएगा, मैसेज कीजिएगा जो जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या कोई नॉन लिविंग है। मतलब जो कैरेक्टर बस लिविंग में मिलता है, नॉन लिविंग में नहीं मिलता। ऐसे 5 कैरेक्टर आप बताइएगा, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ऐसे टोटल आपको 5 बताना है। थैंक यू।